दो, एक, स्टार्ट। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सजी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सजी वाले नीले आसमाने के तले। सच्ची नची कमाई है, नच नच कोई तो मेरा हाथ बिताई है। अखियों की नींद मैंने उसे मुड़ा दी, मेरे गाने हैं कि उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी बातें नीले आसमाने के तले। Show me don't need it, I need it, I got it। स्वागत है। जिस जगह पर आप बैठे हैं इसका ऐतिहासिक महत्व है। 14वीं दलाई लामा ने 27 मई 2010 को 22 एकड़ में फैले इस पार्क का उद्घाटन किया। बुद्ध स्मृति पार्क का मुख्य आकर्षण है पार्क के बीच में स्थित पाटलिपुत्र करुणा स्तूप। दिशा दिशा में लोक रंग इतिहास के बीते दिनों में तो हम पीछे नहीं लौट सकते, पर हम ये तो देख सकते हैं कि हमने अपनी यात्रा कहां से शुरू की और कहां तक पहुंचे हैं। तो चलिए बिहार के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। बिहार ने सभ्यता के इतिहास के हर चरण में भौतिक उपलब्धियों पर दार्शनिक उपलब्धियों को वरीयता दी है। यही कारण है कि हर संक्रमण के दौर में लोगों ने बिहार की तरफ रुख किया है। बिहार ने विश्व सभ्यता को पहला गणतंत्र तो दिया ही,
विदेह राज जनक के रूप में पहला दार्शनिक राजा भी किया। ये भी विश्व सभ्यता में एक अद्भुत उदाहरण है कि जिस बिहार में आस्तिक दर्शन का सूत्रपात हुआ, उसी भूमि पर जैन एवं बौद्ध जैसे अन्य दर्शनों का भी सूत्रपात हुआ। वर्चस्ववादी संस्कृतियों के विरोध में यहाँ से आवाजें लगातार बुलंद होती रही हैं। आइए चलिए बिहार की कहानी की शुरुआत करते हैं। शताब्दियों पूर्व बिहार के ऋषि विश्वामित्र ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को तत्कालीन संकीर्ण और रूढ़ मानसिकता से ऊपर उठाकर एक नई चेतना दी। विश्वामित्र ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के रचयिता थे। उनका आश्रम आज के बक्सर जिले में स्थित था। राम और लक्ष्मण को लेकर उत्तर बिहार में स्थित विदेह की सीता से मिलाने का काम विश्वामित्र ने ही किया। लोग जब अपने जीवन के सच, औचित्य, संवेदना और विडंबनाओं का प्रतिबिंब किसी व्यक्तित्व में पाने लगते हैं तो उससे हद तोड़कर जुड़ने लगते हैं। सीता एक ऐसा ही व्यक्तित्व लेकर पैदा हुई। सीता ने अपने व्यक्तित्व से संपूर्ण नारी जगत को वो विश्वास दिया जहां उसे कभी अपनी परीक्षा नहीं देनी होगी। बिहार की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए महाभारत काल में आते हैं। इस काल के दो महान योद्धाओं को याद कर लेना जरूरी है। पहले मगध से जरासंध और दूसरे अंगराज कर्ण, जो कि वर्तमान भागलपुर जनपद के राजा थे। भागलपुर में कर्ण का किला पुरातात्विक धरोहर के रूप में आज भी मौजूद है। क्योंकि कर्ण किसी राजघराने के वारिस नहीं थे, इस कारण उन्हें पग पग पर अपमान का घूंट पीना पड़ा था। वो एक महान धनुर्धर होने के साथ साथ महादानव्रती भी थे और इस व्रत की रक्षा में ही उन्हें जान गंवानी पड़ी थी। चलिए बिहार की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में पहुंचते हैं। विश्व के इतिहास में ये वो दौर था जब पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी जा रही थी। चीन में कन्फ्यूशियस, यूनान में सुकरात और भारत में बिहार की भूमि से महावीर और बुद्ध के दर्शन का नवोन्मेष हो रहा है। भगवान महावीर राजघराने में जन्म लेने के बावजूद बचपन से ही सांसारिक जीवन से विरक्त रहना चाहते थे। 30 साल की उम्र में वे घर छोड़ जंगलों में विचरने लगे और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने पैदल घूम घूम कर लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और जीने का तरीका बताया। उनका एक प्रमुख दर्शन था अनेकांतवाद। इस दर्शन के अनुसार सच को देखने का सबका अलग अलग नजरिया होता है और जब तक हम सत्य को हर एक नजरिए से परख नहीं लेते तब तक संपूर्ण सत्य को नहीं समझ सकते। जब महावीर स्वामी केवल ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे, लगभग उसी समय एक और महापुरुष सिद्धार्थ गौतम मगध के जंगलों में ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या में लीन थे। इतिहास इस बात पर मौन है, पर हो सकता है महावीर और सिद्धार्थ गौतम मगध के जंगलों में एक दूसरे से मिले होंगे।
आज से ठीक 2600 साल पहले वो भी क्या दृश्य था जब सिद्धार्थ गौतम ने गया से 15 किलोमीटर की दूरी पर निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे अंतिम ध्यान किया था। और माया के सम्राट मार ने अपने सारे दंजों को उन पर छोड़ा था और धरती उस संघर्ष की साक्षी बनी। संपूर्ण बौद्ध जगत में बोध गया कि इस जगह को यूं ही ब्रह्मांड का केंद्र नहीं माना गया है। बुद्ध ने बताया कि दो अतिवाद हैं, एक तरफ जीने का भोग और दूसरी तरफ आत्मदमन। एक है खाओ पियो और मौज करो क्योंकि कल मृत्यु है। दूसरा कहता है सारी इच्छाओं को मार डालो क्योंकि इसी के कारण पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। उन्होंने इन दोनों रास्तों को छोड़ने को कहा। वे मध्यम मार्ग के विश्वासी थे, जो न प्रवृत्तिवाद है न निवृत्तिवाद। अब हम बात करते हैं मगध के राजा बिंबिसार की। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में देश छोटे छोटे जनपदों में बटा हुआ था, पर बिंबिसार के नेतृत्व में पहली बार मगध एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। जैन और बौद्ध दोनों राजा बिंबिसार को अपने करीब मानते थे। इन्हीं दिनों गंगा के उस पार वैशाली में लिच्छवियों का गणराज्य स्थापित था। वहां की आम्रपाली अपनी सुंदरता, नृत्य कला, गायन वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। महरपूर वैभव के बावजूद उसने बुद्ध की शिष्या बनना स्वीकार किया और अपनी संपत्ति संघ को दान में दे दी। उधर राजनीति के क्षेत्र में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने सामरिक दृष्टि को समझते हुए मगध की राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने का फैसला किया और उसी समय राजगीर की सप्तकर्णी गुफाओं में बुद्ध के 500 शिष्य 6 महीने की संगीति के बाद त्रिपिटकों का संकलन किया। बिहार की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और ईसा पूर्व 3वीं सदी के पाटलिपुत्र में पहुंचते हैं। अरे ये क्या, यूनान का राजदूत मेगास्थनीस यहाँ प्रवासी जीवन बिता रहा है। गंगा तट का ये शहर करीब 9 मील लंबा है और 1.5 मील चौड़ा है, जो कि तत्कालीन रोम से कम 2 गुना बड़ा है। शहर चारों ओर लकड़ी की दीवारों से घिरा है। लगभग 570 बुर्ज हैं और आने जाने के लिए 64 दरवाजे बने हुए हैं। शहर के चारों ओर सुरक्षात्मक खाई है। लोगों की जो शानो शौकत है वो संसार में कहीं भी नहीं है। शासन की बागडोर चक्रवर्ती राजा चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में है और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं राजनीति और अर्थशास्त्र के आचार्य महापंडित चाणक्य। सिकंदर के आक्रमण को न केवल रोक लिया गया है, बल्कि उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर पुरु के हार का बदला भी ले लिया गया है। खैबर से लेकर बंगाल तक शासित ये प्रदेश ही पहली बार भारत का मानचित्र बनाता है। चलिए अब बात करते हैं उस शख्स की जो किसी को संत दिखाई देता है तो किसी को सम्राट, किसी को वो मनुष्यों को परखने वाला राजनीतिज्ञ तो किसी को वो ऐसा विजेता दिखाई देता है जिसने विजय के दुष्परिणामों को देखकर युद्ध को त्याग दिया हो। कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध धर्म अपनाने वाला ये शख्स और कोई नहीं बल्कि चक्रवर्ती राजा अशोक थे।
सोचिए वो भी क्या परिवर्तन हुआ होगा जब शासन का संचालन लिखित अभिलेखों पर शुरू हुआ होगा। जहां लोग दीवारों से साम्राज्य की सुरक्षा करते हैं, उसने अपने शासन का विस्तार 84,000 स्तूप बनाकर किया। सचमुच अद्भुत थी राजा अशोक की सोच, और ये कोई आश्चर्य नहीं कि आजादी के बाद राष्ट्रीय ध्वज में अशोक के धन चक्र को तो ये रही बिहार की ईसा पूर्व की कहानी। अब हम चलते हैं प्रथम शताब्दी के उस काल में जब वाल्मीकि रामायण का पुनर्गान और महाभारत का पुनर्पाठ हो रहा था। वैदिक संस्कृत, पाली तथा प्राकृत मरणासन्न दौर में पहुंच चुकी थी और महर्षि पतंजलि लौकिक संस्कृत का अभूतपूर्व विकास कर चुके थे। मजे की बात यह है कि संस्कृत का केंद्र अब तक्षशिला से हटकर मगध आ गया था। अब संस्कृत यहाँ के विहारों में ज्ञान का माध्यम हो चुका था। गणित, विज्ञान, चिकित्सा सब कुछ संस्कृत में थे। सिल्क मार्ग का विकास हो चुका था और एशिया के विभिन्न देशों से लोग यहाँ खिंचे चले आ रहे थे। 5वीं सदी में वाह्यान मगध आते हैं और अपनी डायरी में लिखते हैं कि यहाँ के शहरों में खूब वैभव है, लोग दान दक्षिणा में आगे हैं, मृत्यु दंड प्रचलित नहीं है। बौद्ध और हिंदू धर्म एक साथ फल फूल रहे हैं। और अब बात करते हैं पाटलिपुत्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित उस जगह की जिसे आज तरेगना कहते हैं। 5वीं सदी में खगोल एवं गणित के प्रकांड पंडित आर्यभट्ट तारों को गिन रहे हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की गुत्थी सुलझा रहे हैं, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की घोषणा कर रहे हैं और उसकी परिधि नाप रहे हैं। अब राहु केतु के चांद सूरज ग्रसने की बात झूठ सिद्ध हो रही है। और अब बात करते हैं एक और भट्ट की। सोन नदी के तट पर बालुका राशि में खेलता बाण भट्ट संस्कृत साहित्य का महान नाटककार, गद्यकार हर्षवर्धन के दरबार का मणिमाणिक बना हुआ है। अरे ये क्या, 7वीं सदी का दृश्य देखिए। चीन से हुएनसांग पामीर की पहाड़ियों को पार कर हिंदू कुश को लांघ कर सप्त सिंधु हस्तिनापुर कन्नौज होते हुए नालंदा की ओर चले आ रहे हैं। और जब वे नालंदा पहुंचते हैं तो द्वारपाल उनसे कुछ मुश्किल सवाल कर रहे हैं। 10 में से 2 या 3 को ही प्रवेश मिलता है। सोचिए, जब द्वारपाल इतने विद्वान होते थे तो उन्हें पढ़ाने वाले कितने उद्भट विद्वान होते होंगे। नालंदा का विकास अकेला नहीं हो रहा था, उसके साथ साथ विक्रमशिला, उद्दंतपुरी, तेल्हाड़ा जैसे अनेक विहार फल फूल रहे थे। महाबोधि मंदिर बन चुका था, केसरिया स्तूप का भी निर्माण हो चुका था। जगह जगह भव्य मंदिरों, विहारों और चैत्यों का निर्माण हो रहा था। और ये देखिए 9वीं सदी का दृश्य, जब आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण भारत से चलकर मंडन मिश्र से मिलने सहरसा के महिषी गांव की ओर चले आ रहे हैं।
लोगों को क्या आनंद आया होगा जब सन्यास और गार्हस्थ्य धर्म के द्वंद्व पर इन दोनों विद्वानों के बीच कई दिनों तक बहस चली होगी। और इस शास्त्रार्थ की निर्णायक भूमिका कोई और नहीं बल्कि मंदन मिश्र की पत्नी भारती निभा रही थी। बिहार में वो ताकत थी कि लोग हर तरफ से खींचे चले आ रहे थे और इस सिलसिले में अगली कड़ी थी सूफी संतों की। बिहारों का स्थान अब दरगाह पांचपात ले रहे थे। मनेर शरीफ, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ जैसे कई पवित्र स्थलों का विकास हो रहा था और इस इलाके में इतने विहार बने हुए थे कि मुगल शासनकाल में पूरे प्रदेश का नाम ही बिहार पड़ गया। सरहप्पा की कवि कुल परंपरा में देसिल बैना सब जन मीठा के गायक विद्यापति के बिना बिहार की गलियां सूनी पड़ी रहती। नालंदा विक्रमशिला भले जला दिए गए हों, फिर भी गलियों की रागिनी जिंदा थी। बिहार की माटी में इतनी उर्वरता है कि 14वीं शताब्दी में ही पुनर्जागरण के लक्षण विद्यापति में आ गए। संस्कृत अब पोथी की चीज हो गई थी। लोक भाषा के कवि विद्यापति पूरे पूर्वांचल में छा गए। चलिए अब बात करते हैं बिहार के उस लाल की जिसने 16वीं शताब्दी में दिल्ली की सल्तनत पर अपना परचम फहराया। वो न केवल युद्ध कौशल में महारत हासिल किए हुए था बल्कि उससे भी ज्यादा कुशल शासन प्रबंधक था। उसकी सुदृढ़ शासन व्यवस्था का लाभ न केवल हुमायूं और अकबर को मिला बल्कि अंग्रेज शासन को भी मिला। ढाका से पेशावर तक की सड़क, रोहतास का किला, पंजाब में झेलम का किला, दिल्ली का किला, पटना का किला, सभी उसके अवदान हैं। ये कोई और नहीं पर शेर शाह सूरी थे। उसने देश में पहली बार चांदी से बने मानक रुपयों को चलाया और ये रुपए बाद में चलकर भारतीय उपमहाद्वीप के देशों की आधिकारिक मुद्रा बने। उसने डाक व्यवस्था को दुरुस्त किया और पाटलिपुत्र जो कि 7वीं सदी से ढलान पर था उसे पटना नाम देते हुए फिर से विश्व के मानचित्र पर ला खड़ा किया। पटना में जन्मे गुरु गोविंद सिंह उस वक्त पटने में ही सूफी संत बीठन आते हैं और उनके नाम आज भी बीठना पहाड़ी मोहल्ला है। सूफी संत बीठन जब गोविंद राय से मिले तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि ये सूर्य जैसा तेजस्वी, वायु जैसा गतिमान और गंगा जैसा पवित्र होगा। और गोविंद राय ने बचपन में ही मगध के इतिहास का संपूर्ण व्यक्तित्व धारण कर लिया। ज्ञान, कर्म और भाव का संपूर्ण समन्वय। आगे चलकर उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की और 42 साल की उम्र में शहीद हो गए। आज भी पटना का तख्त सिख धर्मावलंबियों के लिए अकाल तख्त के ठीक बाद आता है। इसके बाद बात करते हैं 18वीं सदी के अंतिम दिनों की, जब बिहार में एक ओर यूरोप के व्यापारी अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे थे तो दूसरी ओर मुगलों का ठाट बाट बरकरार था। जहाजों से कारोबार हो रहा था और इस इलाके का चावल जो पटना राइस के नाम से जाना जाता था पूरे यूरोप में छा गया था। इसके बाद
भारत में अंग्रेज राज स्थापित होने लगा है और अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने में बिहार के लोगों का योगदान सर्वोपरि है। इसकी शुरुआत करते हैं तिलका मांझी से, जिन्होंने 1780-85 के बीच भागलपुर के जंगलों में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। 13 जनवरी 1785 को अंग्रेजों ने उन्हें भागलपुर में फांसी पर चढ़ा दिया और 1857 में बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करते हुए 80 वर्ष की उम्र में जिस रण कौशल, शौर्य, नेतृत्व और धैर्य का परिचय दिया, वो बिहार के इतिहास की विरासत है। वे बिहार के लोकमानस में महानतम वीर सेनानी हैं। बाबू कुंवर सिंह की मौत के बाद शुरू हुआ बिहार का शोषण। एक तरफ जमींदारी प्रथा, दूसरी ओर सामंती व्यवस्था और तीसरी ओर अंग्रेजों द्वारा बिहार एवं बिहारियों की उपेक्षा। बिहारियों को न केवल राजकीय नौकरी से वंचित रखा गया, बल्कि यहाँ आधुनिक शिक्षा और आधारभूत संरचना का विकास भी नहीं किया गया। बिहार के लोग बस ताकतवर मजदूर बनकर रह गए। उधर इंग्लैंड में अफ्रीकी गुलामी को खत्म कर दिया गया था, पर उनको अपने उपनिवेशों को चलाने के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता थी। अपनी चालाकी दिखाते हुए अंग्रेजों ने 5 वर्ष का एग्रीमेंट करवाकर बिहार के मजदूरों का निर्यात प्रारंभ किया। क्या सूरीनाम, क्या ब्रिटिश गयाना, क्या दक्षिण अफ्रीका, क्या मॉरिशस और क्या फिजी, कहां नहीं भेजा गया बिहार के मजदूरों को। बिहार के ये लोग अपने प्रदेश के विकास को छोड़कर अंग्रेजों के उपनिवेशों का विकास करने लगे। कुछ मर गए, कुछ बच गए, सब एक दूसरे से बिछुड़ गए। सोचिए क्या बीती होगी पत्थर तोड़ते उन परदेशियों पर और राह देखती पटोहियों पर। हालांकि एक खुशी की बात बता दूं कि बिहार के ये लोग अपनी मेहनत की बदौलत न केवल आगे बढ़े, बल्कि वहां के शासन की बागडोर भी संभाली। स्वतंत्रता संग्राम के लिए बिहार ने एक से एक क्रांतिकारी को पैदा किया, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। आप सब लोग जानते हैं खुदीराम बोस को, जिन्होंने अंग्रेजों पर बम फेंका और इसके बाद हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। भारत में पहली बार चंपारण की धरती पर सत्याग्रही गांधी का अवतरण हुआ और चंपारण का किसान आंदोलन महात्मा गांधी की नेतृत्वकारी क्षमता का प्रतिमान बन गया। और इस क्रांति की पराकाष्ठा हुई 11 अगस्त 1942 को, जब पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने की कोशिश में अंग्रेजों की गोली से 7 किशोर शहीद हो गए। बिहार के सपूतों की ये शहादत समूचे विश्व में अपने तरह का अकेला उदाहरण। अब हम बात करते हैं उस शख्स की जिसकी उत्तर पुस्तिका पर लिखा है, एग्जामिनिंग इज बेटर देन एग्जामिनर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश रत्न
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। प्रतिभा के सेनानी, अथक जन सेवा के संकल्पी, अद्वितीय गद्यकार, संविधान सभा के अध्यक्ष और 2 बार बने भारत के राष्ट्रपति सचमुच एकमात्र हैं। इसके बाद बात करते हैं उस महानायक की जिसने आजादी के बाद फिर से जब देश में मौलिक अधिकारों का हनन होने लगा तो ये गांधीवादी, ये सर्वोदयी उठ खड़ा हुआ, जिसने 1974 के आंदोलन का नेतृत्व किया और संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण। आज बिहार अपने नव जागरण के दौर में पुनः अपनी विरासत को याद कर पुनर्जीवन प्राप्त कर रहा है। भगवान बुद्ध के चारों पट्ट शिष्य महाकश्यप, सारिपुत्र, महामोगलायन, आनंद हमें लुभा रहे हैं। जगह जगह पर ऐतिहासिक स्मृतियां ताजा हो रही हैं। लड़कियां साइकिल पर सवार होकर आत्मविश्वास के साथ कूद जा रही है। महिलाओं को पंचायतों में 50% भागीदारी प्राप्त हो चुकी है। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण हो रहा है। बिहार के लोग जाग रहे हैं। संक्रमण के इस दौर में वो दिन दूर नहीं जब बिहार फिर से संसार को शांति और समृद्धि का मार्गदर्शन कराएगा। दिशा दिशा में